हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की पीसेस इन न्यूज के सेशन में। आपको करना क्या है, तो इस हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करना है इस मैप के ऊपर, ताकि आप उसको इजीली रिवाइज कर पाओ प्रीलिम्स से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के देना है। पहला क्वेश्चन बात करता है लिपुलेख पास के बारे में। ये पास अचानक से न्यूज में आ गया क्योंकि नेपाल की पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक डिस्कशन हुई। तो क्या है लिपुलेख पास? तो आपसे 4 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। इट कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत। इट इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ काली रिवर which is central to India-Nepal boundary dispute. It serves as one of the routes for Kailash Mansarovar Yatra. It lies in the state of Sikkim and is part of Siliguri Corridor. तो क्या भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक है उसके पास है ये या कहां पर है? तो ये आपके पास है 4 ऑप्शन। अगर आपने इस सीरीज के वीडियोस पहले देखे हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप आंसर कर पाएंगे। अगर नहीं पता तब भी एक तुक्का मारो कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आप सही हो या गलत, क्योंकि इसमें हम सेशन में डिस्कशन इसको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट नया नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ सिंगल मार्केट फॉर गुड्स सर्विसेज कैपिटल एंड लेबर। इट्स हेडक्वार्टर्ड इन मॉस्को। इसके मेंबर्स हैं रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मीनिया और किर्गिस्तान। इंडिया और ईएयू ने साइन किया है एक एफटीए जो कि 2003 से लागू है। कौन सा स्टेटमेंट इनसे करेक्ट है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इन ऑप्शंस में से चुन के। आई होप आप मुझे सही आंसर बता पाएंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, पर घबराना नहीं, अगर नहीं आता तो भी आप सेशन में तो इसको कवर कर ही लोगे। तो चलिए पहले बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, जो है लेबनान। अब लेबनान से खबर ये आई है कि लेबनान में यूएन की जो इंटरिम फोर्सेस है उसने रिपोर्ट किया कि भाई इसराइल की ओर से लगातार लेबनान पे फायरिंग हो रही है। और यूनिसेफ ने बोला है कि भाई लेबनान में पानी की भारी किल्लत हो चुकी है। तो पहली बात, जो टॉपिक और जो जगह न्यूज में है वो है लेबनान। लेबनान कहाँ लोकेटेड है? तो इसराइल के ठीक ऊपर आप देखोगे तो यहाँ आपको मेडिटेरेनियन के पास यहाँ लेबनान दिखेगा इस हिस्से पर। तो लेबनान की लेक जो बहुत बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वो सूख रही है। उस लेक का नाम है लेक कोराउन। यहाँ का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वर ये सूख रहा है। इसकी वजह से लेबनान में बहुत बड़ी क्राइसिस आ रही है। इसके अलावा टॉपिक ये भी है कि लेबनान में फायरिंग अभी तक चल रही है और यूएनएफआईएल का कहना है कि इसराइल के लोग अभी तक ब्लू लाइन के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तो आपको पहली चीज जो पता होनी चाहिए, लेबनान से जुड़ी हुई 3-4 चीजें। एक, हमने पहले हालांकि इसको पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार समझ लीजिए। लेबनान एक देश है जो कि लेवांत के रीजन में आता है, यानी मेडिटेरेनियन सी का इस साइड वाला हिस्सा। लेबनान में जो ग्रुप है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट फोर्स है जो बहुत पावरफुल है और इसने लगभग लेबनान के ऊपर अपना कब्जा जमाए रखा है। और लेबनान अक्सर इसराइल के साथ झगड़े करता ही रहता है, जंग चलती ही रहती है। पिछले साल भी इनके बीच में झगड़ा हुआ और हिस्टोरिकली भी कई बार इनसे लड़े हैं, चाहे 2006 की बात करें या 2011 में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बार बार होता रहता है। तो जब जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे 2006 की बात करें या हाल की बात करें, तो इनके बीच में सीज फायर जब होता है वहां कुछ शब्द न्यूज में आते हैं। पहला, ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन वो लाइन है जहां पर इसराइल और लेबनान के बीच की बाउंड्री डिसाइड हुई थी। ब्लू लाइन, इसको आप मान लो ये ब्लू लाइन है, ठीक है। और ब्लू लाइन के बाद अगला इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ कोई आता है तो वो है लितानी रिवर, ठीक है। 2 चीजें ध्यान में रखिएगा, लितानी रिवर और ब्लू लाइन। ये मान लो ब्लू लाइन है, ये मान लो लितानी रिवर है। इस समय से समझो ये है बाउंड्री एक तरह की, ठीक है। इसे कहते हैं यूएन की ब्लू लाइन, जो एक तरह की बाउंड्री डिसाइड करती है इसराइल और लेबनान के बीच में। जो सीज फायर हुआ था उसके तहत ये माना गया था कि भाई झगड़ा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह आके अटैक करता है, इसराइल बदले में अटैक करता है, झगड़ा बढ़ता ही चला जाता है। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि भाई लेबनान और इसराइल आमने सामने होंगे ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। इन्होंने इसराइल को कहा कि भाई आप अपनी आर्मी लेके इस लाइन के पीछे चले जाओ, जो बाउंड्री है, इसे कहते हैं ब्लू लाइन। तो इसराइल ने कहा हम तो पीछे चले जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर तो तभी हिजबुल्लाह अटैक करता रहेगा। तो उन्होंने हिजबुल्लाह को कहा भाई हिजबुल्लाह जी आप इस ब्लू लाइन के पीछे हटो, और यहाँ एक रिवर है लितानी रिवर, इस रिवर के भी पीछे चले जाओ। तो हिजबुल्लाह चला गया इस रिवर के पीछे और इसराइल आ गया ब्लू लाइन के पीछे। तो ये हिस्सा हो गया ऐसा इलाका जहां पर दोनों में से कोई सेना नहीं है, यानी इसराइल अपने देश में चला गया और लेबनान को अपने देश में ही एक रिवर के पीछे भेज दिया गया। और यहाँ जो बीच की जगह बची है, यहाँ पर आता है यूएनएफआईएल जो काम करता है, और इसके अलावा लेबनान की जो आर्मी है वो यहाँ पर काम करती है, लेबनीज आर्म फोर्सेस। याद रखिए हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है, वहां की आर्मी नहीं है, वो आर्मी अलग है, आर्मी कमजोर है। लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो लेबनान का जो आर्मी है वो यहाँ आ जाती है, यूएन की फोर्स यहाँ आ जाती है, हिजबुल्लाह लितानी रिवर के पीछे चला जाता है और इसराइल की आर्मी इस ब्लू लाइन के पीछे चली जाती है। इससे यहाँ पर कोई टकराव की स्थिति नहीं बनती। तो लेबनान के युद्ध के बारे में जब आप बात करते हो, 3-4 नाम याद रखो। पहला, कौन सा ग्रुप एक्टिव है? हिजबुल्लाह। उसकी लड़ाई किससे है? इसराइल से।
जो बाउंड्री लाइन है यूएन वाली वो ब्लू लाइन है, उसके आगे लितानी रिवर है। सीज फायर एग्रीमेंट के तहत इसराइल को ब्लू लाइन के पीछे और हिजबुल्लाह को लितानी के पीछे चला जाना था, लेकिन हो ये रहा है कि अभी भी इसराइल यहाँ पर कारस्तानी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। इससे यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जो लेक कोरान है वो सूखी जा रही है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है। और लितानी यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है जो बैका वैली से होके बहती है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो जरा देख लीजिए। एक कौन सी वैली है यहाँ पर, तो बैका वैली है, लितानी रिवर, लेबनन माउंटेन्स और त्रिपोली का शहर और बैरत का शहर। बैरत के शहर में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट था ये। पूरा बैरत का शहर आधा उड़ गया था, ऐसा बम ब्लास्ट हुआ था। इसके वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जहां हिजबुल्लाह ने बहुत सारे ना एक अपने पोर्ट पे बम छुपा के रखे थे, मतलब सालों से पड़े हुए थे, कभी मौका मिलेगा इसराइल पर मारेंगे। वो रखे रखे गलती से फट गए, तो बहुत बड़ा नुकसान लेबनान को उसकी वजह से झेलना पड़ा था। तो लेबनान के इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको आइडिया लग गए होंगे। देखिए कहां पर है इसके, एक तरफ सीरिया है, एक तरफ इसराइल है, और साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, लेबनान माउंटेन्स है यहाँ पर, बैका वैली है, लितानी रिवर यहाँ फ्लो करती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद रखिए। लेबनान की एक और खास बात है, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, सुन्नीस भी हैं, शियाज भी हैं, और लगभग सब 30-30% के आसपास है। तो काफी यहाँ पर एक कह सकते हो आप डाइवर्स पॉपुलेशन है। और इसके साइड में सीरिया है, ये लेबनान है, नीचे इजराइल है, और यहाँ है मेडिटेरेनियन सी। और इसमें अंदर आओगे आप आगे की तरफ तो आपको मिलेगा साइप्रस का इलाका। ठीक है, चलो ये तो हो गई लेबनान की कहानी जो आपने समझ लिया ही हो। ठीक है, सीरिया, इजराइल और एक तरफ मेडिटेरेनियन, तीनों के बीच में ये आता है देश। यहां पर है कोरान का लेक, यहाँ है लितानी रिवर, इस हिस्से में ये है ब्लू लाइन। आपको अब चीजें याद रहेगी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, और जो है भारत से ही जुड़ा हुआ एक न्यूज जो बात करता है IBCA के बारे में, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो भारत ने शुरू किया था। असल में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब जो भी IBCA के ऑफिशियल्स होंगे उनको जो प्रिविलेज हम यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स को देते हैं, उनको जो इम्यूनिटी मिलती है, ठीक वही इम्यूनिटी IBCA के ऑफिशियल्स को भी दी जाएगी। IBCA इंडिया में ही बेस्ड है। ये चीता, लेपर्ड, टाइगर जैसे जो है जानवर, बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी है इसमें, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। इन सब को कंजर्व करने के लिए, यानी 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने बिग कैट अलायंस बनाया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस अलायंस को शुरू किया था। तो इसके अंदर लगभग 95 तक पार्टनर्स हैं। इसमें देश भी हैं, कंट्रीज भी हैं, NGOs भी हैं, प्राइवेट पार्टीज भी हैं, जो कोशिश करती है कोलैबोरेट करके इन बड़ी बिल्लियों को, यानी शेरों को और टाइगर्स को, स्नो लेपर्ड्स को, चीतास को, पूमास को, जैगुआर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कौन कौन सी कैट्स इसके अंदर आती हैं, क्या न्यूज आई है, क्या इसकी रेलेवेंस है, आई होप आपको याद रहेगा। तो इंडिया में ही 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको शुरू किया था। तो 95 से ज्यादा पार्टनर्स यहां पर है। अब अगली न्यूज पे आते हैं जो बात करता है लीपू लेक के बारे में। लीपू लेक असल में एक ऐसी जगह है जहां पर रिसेंटली न्यूज आई, क्योंकि भारत और चाइना ने यहां पर कहा कि हम यहां से ट्रेड और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैलाश मानसरोवर अगर आपको भारत से जाना है तो अब वो आप इस रूट से जा सकते हो। ठीक है, अब मानसरोवर की यात्रा आप करोगे लीपू लेक से, तो भाई इसमें नेपाल का क्या मुद्दा आ गया। तो देखो, कहा यह जाता है कि नेपाल के ऊपर चाइना बार बार अपना आशीर्वाद देता रहता है, और वो आशीर्वाद पाते ही नेपाल बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो भारत और नेपाल के बीच में बहुत सालों पहले हुई थी ट्रीटी ऑफ सिगौली। इस ट्रीटी ऑफ सिगौली के तहत, जब भारत का अंग्रेजों का ही कब्जा था तब की बात है ये, तब डिसाइड हुआ था कि बाउंड्री कैसे बनेगी। तो उसमें माना गया था कि यहाँ उत्तराखंड का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो बाउंड्री बनेगी वो होगी काली रिवर के थ्रू, यानी महाकाली रिवर जो फ्लो होती है, काली की एक तरफ इंडिया, यानी ये काली रिवर है, तो काली रिवर के इधर नेपाल रहेगा, इधर इंडिया है। तो ठीक है, यहां से काली रिवर शुरू होती है और इधर चाइना है, इधर नेपाल है, तो यहाँ वाला हिस्सा नेपाल का, इधर वाला हिस्सा इंडिया का। यहां से रिवर जहां से काली स्टार्ट होती है वहां से इनका हिस्सा स्टार्ट होता है। पर इनको अचानक से लगा कि रिवर यहां से स्टार्ट नहीं होने के बजाय यहां से स्टार्ट होती है। तो भारत का कहना है कि जो काली रिवर है वो जिस जगह से स्टार्ट होती है वो ऑलमोस्ट जगह का नाम है काला पानी, और काला पानी से ऊपर इस लोकेशन पर है आपका लीपू लेक पास। तो क्योंकि रिवर यहां से स्टार्ट हो रही है, लीपू लेक पास इसके ऊपर है, तो लीपू लेक भारत का हिस्सा था। तो भारत की आर्मी भी यहाँ पर है, और भारत चाइना का बॉर्डर भी यहाँ लगता है, तिब्बत का। लेकिन अचानक से नेपाल ने क्लेम किया कि वो रिवर काला पानी से शुरू नहीं होती, बल्कि वो रिवर शुरू होती है यहाँ ऊपर लिम्पियाधुरा के पास।
और क्योंकि रिवर यहां से स्टार्ट हो रही है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा नेपाल का ही है। इसको एक मैप से और समझते हैं। यानी देखिए भारत और हमेशा से माना जाता था महाकाली रिवर जो है वो यहां से शुरू होती है, विच इज योर रीजन ऑफ काला पानी का, यहां से रिवर निकल के शुरू होती है। तो इस हिसाब से ये हिस्सा नेपाल का हो गया और यहाँ वाला हिस्सा इंडिया का है। और क्योंकि रिवर इधर से स्टार्ट हो रही है तो जो लिपू लेक का पास है वो इंडिया का पार्ट बनता है यहाँ इस हिसाब से, तो इंडिया में है। लेकिन अचानक से इनको क्या विचार आया कि यहां से रिवर स्टार्ट नहीं हो रही है, रिवर असल में यहाँ लिम्पियाधुरा पास के पास से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से जितना हिस्सा है सब नेपाल का हो गया और भारत का हिस्सा है ही नहीं है, तो भारत गलत तरीके से लिपू लेक के ऊपर बैठा हुआ है। तो मुद्दा है, अब आप कहोगे सर ये रिवर यहां से क्यों आ रही है, तो असल में जो महाकाली रिवर है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो ऊपर आप हिस्सा देख रहे हो ये असल में काली रिवर नहीं है, ये यांगती कुती रिवर एक है, यांगती कुती। ये एक ट्रिब्यूटरी है, कहा जाता है कि वो रिवर है या फिर काली की और कोई रिवर है जो यहाँ से बहते हुए आती है और फिर आके महाकाली से मिलती है, और महाकाली का ओरिजिनल उद्गम स्थान यहाँ से है। तो उस नियम के हिसाब से इधर नेपाल हुआ, इधर इंडिया हुआ और ये सारा हिस्सा इंडिया का हुआ। लेकिन नेपाल क्लेम करता है कि भाई ये हिस्सा हमारा है, तो यहाँ पर विवाद हो गया। ट्रीटी ऑफ सुगोली के हिसाब से काली इसके हिसाब से बाउंड्री थी, अब ये विवाद है। तो पहली बात, कहां पर है लिपू लेक, तो लिपू लेक पास है काली रिवर के, काला पानी जहां से रिवर निकलती है उसके ठीक सामने। और यहाँ पर 3 जगहों के ऊपर विवाद है। एक, कौन कौन सा जगह पर विवाद है, लिम्पियाधुरा पास जहां से चाइना क्लेम कर रहा है, जहां से नेपाल क्लेम कर रहा है महाकाली निकलती है। भारत कहता है कि काला पानी से नदी निकलती है, काली से महाकाली, और इस हिसाब से लिपू लेक भारत में है। लेकिन नेपाल कह रहा है कि काला पानी से महाकाली नहीं निकल रही है, वो लिम्पियाधुरा से निकल रही है, इसलिए लिम्पियाधुरा भी हमारा है, काला पानी भी हमारा है और लिपू लेक भी हमारा है। ये नेपाल का क्लेम है, जबकि असल में लिपू लेक भारत का, लिम्पियाधुरा भी भारत का, और इसका ओरिजिन पॉइंट कहां से है, काला पानी से। तो उस हिसाब से काला पानी नेपाल का हुआ, बाकी इलाके भारत के हुए। तो डिस्प्यूट इसी के ऊपर है कि भारत और चीन ने अपना आना जाना यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो उसको लेकर वो बहुत परेशान है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है, यहाँ पर कई सारे पासेज है, नीति पास, माना पास, शिपकिला, ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है काली रिवर का, इट्स इन काला पानी। लेकिन नेपाल क्या क्लेम कर रहा है, भाई ऊपर से है। और मैंने क्यों कहा कि चाइना का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि देखिए अभी तक चीजें अच्छी चल रही थी, अचानक से क्लेम यहां तक पहुंच गया इनका कुछ सालों पहले। तो इससे फायदा किसको है, तो चाइना को है, क्योंकि लिपुल एक बहुत महत्वपूर्ण पास है। अगर ये पास चाइना नेपाल के पास जाएगा तो चाइना कभी भी इसके ऊपर अपना हाथ साफ कर सकता है। तो इसलिए विवाद यहाँ पर ये बना हुआ है। तो आई होप अब आपको पता लग गया होगा उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक नेटो समिट के बारे में जो हाल में हुई थी। तो नेटो समिट में क्या हुआ था, यूक्रेन के लिए डिफेंस पैकेज अनाउंस हुआ था 40 बिलियन यूरो का। चाइना के जो साइबर टैक्टिक्स है उसके हाईलाइट किया गया, भाई सब गलत हो रहा है, और चाइना रशिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ नेटो को लेकर कुछ चीजें हमें याद करनी चाहिए। नेटो क्या है, तो नेटो असल में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस अलायंस है। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 32 कंट्रीज हैं, और नए मेंबर्स जिसमें जुड़े हैं वो है फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन 2024 में से जुड़े हैं, इससे पहले ये लोग न्यूट्रल रहा करते थे। पर जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, इनको लगा भाई हमारी गर्दन ना कट जाए, तो उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया। नेटो से जुड़ी हुई कुछ चीजें कि नेटो के अंदर एक आर्टिकल है, इसे कहते हैं आर्टिकल 5। इस आर्टिकल के तहत अगर किसी भी नेटो मेंबर पे अटैक माना हुआ तो नेटो के सभी देश मानेंगे कि उन पे हमला हुआ, वो सभी हमला कर देंगे। तो अटैक ऑन वन इक्वल टू अटैक ऑन ऑल। तो ये है नेटो, और नेटो में अटैक करेगा कौन, तो ऑब्वियसली इनका नंबर 1 दुश्मन रशिया। नेटो बनाया जब गया था 1949 में, तो इसलिए बनाया गया था ताकि वो यूएसएसआर को बड़ा होने से, बढ़ने से यूरोप में रोक सके। और फिर यूएसएसआर 1991 1992 के आसपास खत्म हो गया, 1991 से पहले ही खत्म हो गया। तो उसके बाद नेटो का वर्चस्व यहां हो गया, यूएसएसआर तो खत्म हो गया, लेकिन रशिया जब दोबारा जाग उठा है तो इनके लिए फिर सरदर्दी बढ़ रही है। तो ये देखिए नेटो, तो असल में पूरी कोशिश है कि भाई यहाँ जो शेर है इनसे हमें बस बचाओ। ये रशिया जो है, रशिया के बाउंड्री पर देखो, रशिया की बाउंड्री जहां जहां तक जाती है वहां सारी कंट्रीज धीरे धीरे नेटो का पार्ट होती चली गई। ये देख लो, ये है ब्लैक सी, ठीक है, और विवाद की जड़ ये देखो, ये देख लो, ये क्रीमिया, क्रीमिया के ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया। ये हिस्सा जो देख रहे हो ये यूक्रेन है, ये वाला, ठीक है, यूक्रेन का ये हिस्सा पूरा का पूरा, लुहान्स्क और डोनास्क, इसके ऊपर भी रशिया ने कब्जा कर लिया है। तो इनके आसपास वालों को लगा रशिया यहां बढ़ गया है तो भाई रशिया क्या पता इधर भी आ जाए। ये जो कंट्री देख रहे हो ये बेलारूस है, तो ये ऑलमोस्ट रशिया का ही देश है, रशिया के साथ ही हर चीज में रहते हैं ये। तो खतरा यूक्रेन को था जिसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी, और इन सबको खतरा है। तो इन सब ने ऑलरेडी नेटो ज्वाइन कर लिया है। तो इसका मतलब नेटो पर हमला यानी इन सब पर हमला, तो अमेरिका भी इनको बचाने आएगा। तो इसलिए नेटो का
नाम और रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 5 इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला टॉपिक है ईएयू के बारे में, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये असल में इंडिया के साथ एक एफटीए करने की कोशिश कर रहा है, और ईएयू में असल में 2015 का बना हुआ ईएयू है। इसके अंदर कितने देश हैं? तो इसके अंदर अभी तक मात्र 5 कंट्रीज हैं। इसके अंदर 5 देश कौन कौन से हैं जो रशिया के यार हैं? एक तो रशिया, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा बेलारूस, चौथा अर्मीनिया और पांचवा किर्गिस्तान। 1990 से पहले तो ये पूरा हिस्सा यूएसएसआर का ही हुआ करता था, वे बाद में देश आजाद होकर अलग अलग हो गए। तो इन सभी देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने बनाया ईएयू। रशिया में इसका हेडक्वार्टर है, मॉस्को में, और इस इलाके में फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो पाए, लोग आसानी के साथ जा पाए, ताकि व्यापार ज्यादा हो। तो जैसा यूरोपियन यूनियन है ना यूरोप में, वैसा ही यहाँ पर यूनियन बनाना चाहते हैं। तो जैसे भारत अब रशिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका भारत को बहुत सारा गुस्सा दिखा रहा है, तो रशिया चाहता है कि भारत इस ग्रुप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, ताकि जो माल हमारा अमेरिका में नहीं बिक रहा हम यहाँ बेच लेंगे, तो हम यहाँ थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसके ऊपर अब एफटीए नेगोशिएशन अगले लेवल तक जा रही है। इसके ऊपर भारत लगातार बात कर रहा है ईएयू के साथ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईएयू कब बना, यूरेशियन यूनियन? तो 2015 में बना है। कितने मेंबर्स है? 5 है, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मीनिया। ठीक है, और ये एफटीए नेगोशिएट कर रहा है भारत के साथ, ताकि गुड्स आगे का मूवमेंट बढ़ सके। इससे भारत को फायदा क्या होगा? भारत अपना फार्मा, मशीनरी, आईटी सर्विस एक्सपोर्ट कर पाएगा, और भारत एक आईएनएसटीसी बना रहा है, लगभग ये बन चुका है, जो कि भारत को रशिया से जोड़ता है। ये इंडिया से होते हुए ईरान जाता है, ईरान से अजरबैजान जाता है, अजरबैजान से रशिया जाता है। तो उसके थ्रू हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये एक तो जो चाइना की डोमिनेंस है उसको भी कम करेगा, और भारत को जोड़ेगा किसके साथ? तो रशिया के साथ। देखते हैं ये कहां से कहां का रूट है। तो मैं आपको दिखाता हूं मैप पे। रूट कुछ ऐसा है कि अब यहां से चलोगे समुद्री रास्ते से ईरान, ईरान से आप जाओगे यहाँ, ये है जो अजरबैजान का इलाका है यहाँ। सॉरी, मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करते हैं। जो रूट है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ से आप चले, ईरान पहुंचे, और यहाँ से आप पहुंच गए रशिया। तो ये जो इलाका है, ये यहाँ पर है बाकू। बाकू किसका कैपिटल है? अजरबैजान का। और ऊपर आप रशिया पहुंच गए, यहाँ पर है ईरान, और यहाँ पर है इंडिया। तो ये रूट है जिसकी बात की गई है, ईरान, इंडिया, ईरान, रशिया को जोड़ने के लिए ये आईएनएसटीसी कॉरिडोर बनाया गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो किसको किसको जोड़ता है? इंडिया को, ईरान को और रशिया को, 3 देशों का को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया गया। तो इसके बीच में अजरबैजान भी आता है, तो वो भी इससे जुड़ जाता है। तो प्रयास ये है कि इसको हम बाद में कजाकिस्तान से भी जोड़ देंगे, किर्गिस्तान से भी जोड़ देंगे। ये पूरा ईएयू का जो इलाका है ये जुड़ जाएगा आपस में, तो हमारे साथ व्यापार करने की भी आसानी होगी, और चीजें और अलग अलग लेवल तक डेवलप हो पाएंगी। तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये जो आज के टॉपिक है, आईएनएसटीसी कहां पर है, ईएयू कहां पर है, ठीक है, नेटो में नए मेंबर स्वीडन और जो फिनलैंड है वो कहां पर स्थित है, यूक्रेन के किस हिस्सों पर रशिया का कब्जा है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि किन किन एरियाज में, जो अभी हमने कवर किया, लीपू लेक कहां पर है, लिम्पियाथोरा कहां पर है, यहाँ पर क्या विवाद है, लेबनान के बारे में जानकारी वो आपको याद हो गई होगी। तो ये था आज का सेशन। आपको अगर ऐसे और कंटेंट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाइए तो आप पहुंचेंगे पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर। वहां पर मुफ्त में अपने आप को रजिस्टर करिए, और कई सारे जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे करंट अफेयर्स का हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गया, फिल्म बूस्टर हो गया, ये सब आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो वहां बैच से एनरोल कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इसमें आप फ्री बैच में अपने आपको एनरोल करके पीडीएफ वगैरह आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आज का सेशन। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी वेरी